जिसके अंदर हमने 4 प्रोसेस जो पढ़े हैं, उन चारों प्रोसेस को मैंने एंड पे आपको समराइज भी कर दिया है। तो पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि पायरुविक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन करेगा और उसको एसिड, या इसमें प्रोटॉन ऐड हुए तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी, तो ऑक्सीजन रिड्यूस होके वाटर बनाएगा। क्योंकि एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपने पढ़नी है पार्ट 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 13 के अंदर, लाइफ प्रोसेसेस में, दैट इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म। और एक हमने यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़नी है, दिस इज एक्चुअली केमिकल प्रोसेस, ये एक केमिकल प्रोसेस है। और केमिकल प्रोसेस में हम देखेंगे कि यहाँ ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कैसे होती है। तो हमारा जो मेन कंसर्न यहाँ पर है वो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में दो तरह से इसकी ब्रेक डाउन होती है, दो तरह से रेस्पिरेशन है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है और एक जो है वो आप जानते हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों अपने बात। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि मैक्सिमम एटीपी यील्ड करेगा, मैक्सिमम यील्ड ऑफ एटीपी जा सकता है, और यहां बहुत थोड़ी सी अमाउंट एटीपी की प्रोड्यूस होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी। अगर हम देखें तो कितने एटीपी यहाँ पर 2 एटीपी होंगे, और वहां पे यूकैरियोट्स में 36 एटीपी, प्रोकैरियोट्स में 38 एटीपी, पूरी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करनी है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी बात पूछी जा सकती है, कोई क्वेश्चन में ऑप्शन आ सकता है कि हियर इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज की। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें आपने याद रखना है कि क्यों एटीपी कम प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज देयर इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट नहीं होती, इस वजह से एटीपीज यहाँ कम प्रोड्यूस होते हैं। तो ये दो तरह से आपसे क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। तो इसी पे हमने आगे डिटेल में बात करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल में एरोबिक रेस्पिरेशन बात करेंगे। देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए टर्म यूज होती है फर्मेंटेशन। अब देखिए ग्लूकोज कैसे ब्रेक होगा इसके अंदर, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लूकोज का पहला स्टेप जो होगा वो सेम होगा। अब कौन सा स्टेप है, लाइन देखें, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने दो मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज ने 2 मॉलिक्यूल बनाने हैं पायरुवेट्स के, और यहाँ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होनी है, याद रखना है। और जब ऑक्सीडेशन होनी है तो यहाँ पर 2NAD जो है उन्होंने 2NADH में कन्वर्ट होना है, या 2NADH प्लस H। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट, दैट स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ इसके लिए आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि ये एक ऐसा स्टेप है जो एरोबिक में भी होगा और एनाएरोबिक में भी होगा। हमें यहाँ से पता नहीं चलेगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज़ इट्स अ कॉमन स्टेप। तो पहला पॉइंट इसका क्या है कि दिस इज द कॉमन स्टेप इन एरोबिक एंड एनाएरोबिक। अब हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस है, क्योंकि ये तो होना ही है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रोसेस जो होता है वो साइटोसोल में होता है, साइटोप्लाज्म में होगा। और तीसरा यहाँ आपने पॉइंट याद रखना है कि ये चाहे एब्सेंस हो ऑफ ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, तो हमें देखने को मिलेगा कि दोनों कंडीशन में ये स्टेप होना है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस प्रेजेंस इसमें मैटर नहीं करता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें ये पूछा जाए कि कौन सा करेक्ट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए, तो तीनों करेक्ट है, ये प्रोसेस होना ही होना है। अब इसके बाद जब पायरुवेट बन जाए तो इससे आगे हमें पता चलेगा कि एरोबिक होना है या एनाएरोबिक होना है। कैसे पता चलेगा? देखिए अगर पायरुवेट एसिड एक पाथवे ये, दूसरा पाथवे ये और तीसरा पाथवे ये, 3 पाथ, तो सवाल आ सकता है कि जो पायरुवेट है इसकी जो प्रोसेसिंग होनी है बताएं वो कितने वे से होगी प्रोसेसिंग। तो आप बताएंगे कि पायरुवेट के प्रोसेसिंग के 3 वेज, लाइक मैं लिख देता हूं 1 या 2 या 3।
और इन 3 वेज में से जो 2 वेज हैं ये एनारोबिक के हैं, तो और ये वाला हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन से आगे। अब फर्क देखिए, अगर तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी तो इट मींस के ये एरोबिक पाथवे, और अगर पायरुवेट की रिडक्शन हो रही है, अगर क्या हो रही है पायरुवेट की रिडक्शन होगी तो इसका मतलब है कि ये एनारोबिक पाथवे। पहला तो सवाल ये आ सकता है कि अगर पायरुवेट इज प्रोसेस्ड बाय ऑक्सीडेशन तो इट विल बी एरोबिक पाथवे, तो इसके रिजल्ट में जो पायरुवेट होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, इसमें कन्वर्ट होगा। और अगर पायरुवेट की रिडक्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि इसने एनारोबिकली जाना है। और अगर रिडक्शन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है और यहां सिर्फ रिडक्शन हो गई तो क्वेश्चन जो है वो चेंज होता है। अगर ऑक्सीडेशन हुई एसिटाइल कोएंजाइम होगा, दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर सिर्फ रिडक्शन हो गई, सिर्फ रिडक्शन, तो इसके रिजल्ट में बनेगा लैक्टिक एसिड एंड दिस इज द एसिडिक फर्मेंटेशन। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एसिडिक फर्मेंटेशन। और अगर रिडक्शन के साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है तो इसके रिजल्ट में बनेगा एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल एंड दिस इज कॉल्ड द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यहाँ से सवाल आ सकते हैं और 2-3 सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, दोनों प्रोसेस फर्मेंटेशन। और अगर हम एसिडिक फर्मेंटेशन की बात करें कि एसिडिक फर्मेंटेशन कहाँ पर होती है तो ये मसल सेल्स में। और पढ़ा है कि मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड जमा होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज तो एरोबिकली ब्रेक हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ ग्लूकोज एनारोबिकली ब्रेक करके हमारे मसल सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि मसल फ्री कॉज कर रहा है और वो लैक्टिक एसिड बना देता है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होती है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है आपने याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में, और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है जिसके अंदर ये प्रोसेस में मिलेगा। तो इसमें अब आपको इसके साथ साथ फॉर्मूला भी याद रखने। देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आप जानते हैं फॉर्मूला है C6H12O6। अब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बने C3H4O3। तो आप यहाँ पर देखें कि 2 मॉलिक्यूल बने हैं पायरुवेट के, ये 2 मॉलिक्यूल है, तो कार्बन के नंबर में तो चेंज नहीं है, 6 के 6 ही है। ऑक्सीजन के नंबर में भी चेंज नहीं है, 6 के 6। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 12। यहाँ कितने हाइड्रोजन? 8 है ना। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज से क्या चीज निकली है? हाइड्रोजन निकली। तो हाइड्रोजन के निकलने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, नहीं कहते? ऑक्सीडेशन। तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कम हो गई। अब इसके बाद जब पायरुविक एसिड जो है, इस पाथवे को थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करना है। अब पायरुविक एसिड की रिडक्शन हो जाती है। अब देखिए मैंने ऑक्सीडेशन की जगह यूज किया है कि 2NAD to 2NADH। अब जब मैं रिडक्शन की जगह लिखूंगा तो इसको उलट लिखूंगा। तो रिडक्शन में मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पर 2NADH जो है वो किस में कन्वर्ट करेगा? 2NAD में कन्वर्ट करेगा। लिखना है 2NADH को 2NAD में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा? अब NADH जो है इसमें से हाइड्रोजन निकल के पायरुवेट में ऐड हो गया, क्योंकि ये 2NAD में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि पायरुवेट में हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, तो पायरुवेट की क्या हुई है? जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, रिडक्शन हुई। और 2NAD की क्या हुई? NADH की क्या हुई? इसमें से हाइड्रोजन निकले, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। पायरुवेट की रिडक्शन हुई और बन गया लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है लैक्टिक एसिड का? बताया जरा। 2 मॉलिक्यूल बनने C3H6O3। अब वहां हाइड्रोजन कितने थे? 8 थे। यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए? 12 पूरे हो गए। इसका मतलब कि वो जो हाइड्रोजन थे अब दोबारा इसके अंदर आ गए हैं। इसी तरह से जब एथेनॉल बनना है तो यहाँ पर भी आपने याद रखना है, क्योंकि रिडक्शन होनी है तो NAD की ऑक्सीडेशन होनी है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2NAD में। और साथ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डीकार्बोक्सिलेशन होगी। इसके रिजल्ट में पहले एसिटाल्डिहाइड बनना है और फाइनली जो है क्या बन जाना है? इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल बन जाएगा। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे C2H5। तो यहाँ कार्बन कितने? 4 है ना। 2 कार्बन कहाँ गए? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 5 और 2 10 और 2 12 पूरे, तो ये वापस आ गया ना, हाइड्रोजन ऐड हो गई, क्योंकि इसके अंदर तो 8 थे,
यहाँ 12 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, पहले कितने थे 6 थे, तो ये 4 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बन जाते हैं। उसका मतलब है कि इक्वेशन की बैलेंस है और ये प्रोसेस जो है हमारे पास हो सकता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब क्वेश्चन जब आएगा तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा? फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, एक सवाल यहाँ बता देता हूँ, इंस्ट्रेनस मस्कुलर एक्टिविटी in environment which is deficient in oxygen, the resultant compound will be एक मस्कुलर एक्टिविटी हो रही environment जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी एनवायरनमेंट इन ह्यूमंस में, और उसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो बताएगा कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो रिजल्टेंट कंपाउंड क्या बनेगा? क्या एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, क्या लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएंगे, या क्या अल्कोहल बनना शुरू हो जाएंगे, या सारे करेक्ट है? अब देखिए यहाँ मस्कुलर एक्टिविटी की बात की है ह्यूमंस के अंदर, एनवायरनमेंट में डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की, तो इट मींस इसके अंदर अल्कोहल उस वक्त आएगा जब ह्यूमंस की बजाय वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा है, जब बैक्टीरिया की बात हो रहा है, जब यीस्ट की बात हो रहा है, समझ आ गई ना? इसलिए तो इस तरह से क्वेश्चन जाएगा, उसमें से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो बहुत कम होती है, होती जरूर है लेकिन कम, तो 2 ATPs जो है यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। और वो कौन से 2 ATPs किस जगह प्रोड्यूस होते हैं अभी हमें डिटेल में बात करनी है कि वो 2 ATPs जो है नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP ग्लाइकोलाइसिस में, यहाँ से जब पायरुवेट बनेगा तो ATP बन जाएगी, लेकिन पायरुवेट आगे प्रोसेस होना है वहाँ ATP नहीं बने, तो इट मींस दैट के 2 ATP प्रोडक्शन। सवाल आ सकता है कि नेट प्रोडक्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होगी? अब हमने इस स्टेप को डिटेल में पढ़ना है और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें डिटेल में बात करनी है। एनारोबिक आपने इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा आपने एनारोबिक का याद नहीं। ओके, इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारा अब मेन टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जिन पे हम डिटेल में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग भी मिल सकते हैं। नंबर 1, अब सामने ग्लाइकोलाइसिस तो होना ही है, चाहे एरोबिक है या एनारोबिक है, तो कॉमन। दूसरा स्टेप जो है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, और ये भी आपको मैंने बता दिया पहले, डिटेल में पढ़ेंगे कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द लिंक रिएक्शन। आ सकता है कि लिंक रिएक्शन इसको कहते हैं जिसमें पायरुवेट की ऑक्सीडेशन। तीसरा स्टेप जो हमने पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसके लिए वर्ड यूज होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, ये भी इसको कहते हैं। और जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके लिए एक और नाम आप नोट कर लें, इसको हम कहते हैं EMP साइकिल या EMP पाथवे। EMP पाथवे ग्लाइकोलाइसिस का यूज होता है, ये साइंटिस्ट के नेम पे है, एम्डन, मायरॉफ एंड परनास, तो ये सवाल भी आ सकता है। चौथा जो प्रोसेस हमने देखना है वो है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले आप चारों रिएक्शंस की लोकेशन लिख देता हूँ पेपर में कि ये रिएक्शन कहाँ-कहाँ हो रहे हैं। देखिए इसका तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ग्लाइकोलाइसिस है ये तो होना है साइटोसोल में, और इसके अंदर जितने भी एंजाइम हैं वो भी साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, ठीक हो गया। उसके बाद जितने भी प्रोसेस हैं सबने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इनकी लोकेशन को आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड ये मैट्रिक्स में होगी माइटोकॉन्ड्रिया, एंड सिमिलरली क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स में होता है। और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसकी लोकेशन क्रिस्टी भी लिखी जा सकती है, या सवाल आ सकता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। तो इनको हमने डिटेल में जब बात करनी है और आपको सारे स्टेप्स बताना चाहिए,
और इसके साथ ही जो क्वेश्चन है इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पहला प्रोसेस। आपने साथ साथ इसके एंजाइम को भी देखते जाना है और साथ साथ रिएक्शन के नंबर भी देखते जाना है। इसके अंदर आप 10 स्टेप्स लेंगे। अगर आप 10 स्टेप्स को प्रिपेयर कर लें, उन 10 स्टेप्स के एंजाइम कौन से हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि हर स्टेप पे क्या हो, बिकॉज देयर एग्जैक्ट स्टेप। इवन वो आपसे भी पूछ सकता है कि स्टेप नंबर 5 पे क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 6 पे क्या हो रहा है, 7 पे क्या हो रहा है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। तो मैं यहाँ एक एक करके आपको स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर। अब फॉस्फेट कहां से आएगा, यहां पर एक ATP का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और एक ADP के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से जो फॉस्फेट निकलेगा वो ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 पर जाकर अटैच है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 6 फॉस्फेट है, बल्कि इसका मतलब है कि ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 पर एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और यहां जो एंजाइम यूज होता है वो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। साथ साथ हर स्टेप के अंदर एंजाइम भी मेंशन करूंगा, वो भी आपने याद रखना। अब देखिए जो काइनेज एंजाइम है ये 4 जगह पे यूज होता है। यहां याद रखना है ये एंजाइम एक ट्रांसफेरेज एंजाइम है। ये क्या करता है, किसी एक ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट करता है। जैसे इससे पहले फॉस्फेट किसके पास था, ATP के पास। लेकिन इस एंजाइम ने क्या किया, वो फॉस्फेट को ATP से लेके किसके साथ अटैच कर दिया, ग्लूकोज के साथ अटैच। तो ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। तो ऐसा 4 जगहों पे होगा जहां फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर होंगे। अब इसके बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विल कन्वर्ट इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट और यहां एक एंजाइम यूज होगा, इसको हम हेक्सो आइसोमेरेज कहते हैं। क्योंकि आप देखिए यहां आइसोमराइजेशन हो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और आइसोमर्स हैं, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट। बाकी कोई चेंज नहीं है। 6-फॉस्फेट है, वहां पे भी 6 फॉस्फेट है, वो 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है। इससे आगे स्टेप में एक ATP जो है ये फिर से एक ADP में कन्वर्ट हो जाएगी और जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक फॉस्फेट और आ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। और यहां जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। आपको याद है कि वो एंजाइम है जिन लोगों को डायबिटीज होता है और डायबिटीज की एक वजह भी होती है कि उसमें ग्लूकोज है, उसकी प्रॉपर मेटाबोलाइजेशन जो है वो उसमें नहीं होती, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो ये एंजाइम अगर प्रॉपर फंक्शनल नहीं होता, बहुत से केसेस के अंदर ऐसा होता है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। एक रीजन ये है कि ये एंजाइम जो है अपना काम नहीं करता, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं कि दिस इज वन ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें कि आप जानते हैं कि कुछ केसेस के अंदर ये एंजाइम जो है फंक्शनल नहीं होता और जीन्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है। तो ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। अब इसके बाद दिस इज हेक्सोज, फ्रुक्टोज इज हेक्सोज। सो ये हेक्सोज होगी अब 2 ट्रायोसिस में ब्रेक होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था कि कैल्विन साइकिल में 2 ट्रायोसिस मिलकर एक हेक्सोज बना रहे हैं। यहाँ एक हेक्सोज 2 ट्रायोस में कन्वर्ट होगा। और आपने ट्रायोसिस की इंपॉर्टेंस ये पढ़ी हुई है कि ट्रायोसिस और द इंटरमीडिएट कंपाउंड इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब यहाँ क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। अब ये ब्रेक होगा 2 मॉलिक्यूल, एक यहाँ पर बनेगा G3P which is a glycerolide 3-phosphate और एक यहाँ पर बनेगा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये आपको यहाँ पर एंजाइम भी मिलेगा जो काम कर रहा है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड द एल्डोलेज। अब देखिए स्टेप नंबर भी देखते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, ये स्टेप नंबर 3 है जहाँ एंजाइम यूज हो रहा है और ये वाला स्टेप नंबर 4 है। तो ये एल्डोलेसिस जो है क्या काम करेंगे। अब इसके बाद बोसोल ट्रायोसिस, दोनों के दोनों आइसोमर है, आपने पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक एल्डो शुगर है और एक कीटो शुगर, दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है इनके अंदर भी इंटर कन्वर्जन हो सकती है। और यहाँ पर जो स्टेप है वो 5 नंबर स्टेप है और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होना है
वो यूज होना है ट्राइयूज आइसोमेरेज, ट्राइयूज यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये G3P के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब कि अब आगे दो ट्राइयूजेस होंगे, अब आगे जो भी प्रोसेस होना है हमने उसको दो में डिवाइड करना है, यानी दो इकट्ठे रिएक्शन जो है वो चलेंगे क्योंकि दो ट्राइयूज। अब इसके बाद आ जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन होगी या, और जहां पर भी ऑक्सीडेशन होनी है मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या होना है, NAD जो होगा वो कन्वर्ट होगा NADH में, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है इसके दो मॉलिक्यूल है, तो क्योंकि यहां से एक मॉलिक्यूल था अब हमने इसको डबल करते जाना है, तो दो NAD दो NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हुई इसकी ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां से जो हाइड्रोजन जो थे यहां से हाइड्रोजन निकल गए और वो किसके अंदर चले गए, NAD में चले गए। NAD की क्या हुई, NAD की रिडक्शन हुई और ऑक्सीडेशन किसकी हुई, इसकी। सो दैट्स अ 6th स्टेप, और 6th स्टेप जो है जहां ऑक्सीडेशन हो रही है और एंजाइम जो यहां पर यूज हो रहा है उस एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज, और साथ ही इसके अंदर एक फॉस्फेट एक के अंदर दूसरा फॉस्फेट दूसरे के अंदर, तो यहाँ दो फॉस्फेट भी ऐड होंगे, और यहाँ फॉस्फेट तो ऐड होंगे लेकिन यहाँ ATP ब्रेक नहीं होगा। ये सवाल आ सकता है कि बताइए वो कौन सा नंबर स्टेप है जहाँ फॉस्फोराइलेशन तो हो रही है लेकिन ATP यूज नहीं हो रहा। अब देखें यहाँ पर भी फॉस्फेट ऐड हुआ लेकिन ATP ब्रेक किया, यहाँ पर भी फॉस्फेट ऐड हुआ ATP ब्रेक किया, लेकिन यहाँ फॉस्फेट ऐड हो रहा है लेकिन ATP ब्रेक नहीं कर रहा, ये सबस्ट्रेट से फॉस्फेट जो ऐड हुआ है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट तो उसके पास पहले ही लगा हुआ है, एक फॉस्फेट और आ जाएगा दोनों मॉलिक्यूल, इसका मतलब उसके पास कितने फॉस्फेट आ जाएंगे, दो। साथ ही ग्लिसरॉल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट। बिल्कुल आप देखिए उलट स्टेप है कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल में ग्लिसरेट की रिडक्शन हुई थी तो किसमें कन्वर्ट हुआ था, ग्लिसरॉल्डिहाइड में, और यही एक कैल्विन साइकिल की प्रोडक्ट भी थी। यहाँ ये बिल्कुल उलट हो रहा है, अगर आपको याद हो तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा, एक फॉस्फेट पहले या एक फॉस्फेट और आए तो बन जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसको 1,3-DPGAB कहते हैं, और इसके मॉलिक्यूल दो बनने हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक हो गया। अब आगे दो ही बनने हैं सबके, उसके बाद इससे आगे क्या होना है, इससे आगे एक ADP एक ATP में कन्वर्ट हो, 3 नंबर वाला फॉस्फेट जो निकल जाएगा, सॉरी 1 नंबर वाला, जिससे ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसको हम 3PGAB, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंजाइम है अगेन मैंने जैसे बताया था कि काइनेज यूज होना है, लेकिन कौन सा काइनेज यूज होगा, यहाँ पर यूज होगा ग्लिसरेट काइनेज। ये स्टेप नंबर 6 था, ये स्टेप नंबर 7, तो क्या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसके बाद जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है उसने कन्वर्ट होना है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो यूज होगा 8th स्टेप पे इनोलेज, और उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसमें से वाटर की ऊपर होनी, और ये स्टेप नंबर 9 है, और इस पे एंजाइम यूज होगा वो म्यूटेज यूज होगा, ये हमारे कंफर्म करना है बाद में। तो ये 9th नंबर पे जो म्यूटेज यूज होगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा PEP एट दिस द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, इसके दो मॉलिक्यूल बने क्योंकि ऊपर से दो मॉलिक्यूल बनते हुए। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है इसमें अगेन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक ATP में, ये स्टेप नंबर 9 है, तो ये स्टेप नंबर 10 है, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो यूज होगा पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज, और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा पाइरुवेट
और इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? तो यहाँ पर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पाइरुवेट बनते हैं। 10 स्टेप है, 10 के 10 स्टेप के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और नंबर से आपको मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें आपने 2 फेजेस नोट कर लिए। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ से लेके जहाँ से तक स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, यहाँ पर जो फेज है पहली फेज है उसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज, और इसमें एटीपी यूज हो रहे हैं, इस वजह से इसका हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दिस इज द इन्वेस्टमेंट फेज, पहली फेज। और दूसरी फेज है जो ये प्रोसेस बड़ा सारे का सारा यहाँ से लेके जो पाइरुवेट यहाँ तक बने हैं यहाँ तक, सेकंड फेज दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव, इसलिए वर्ड यूज करते हैं फेज। अब इसमें कुछ चीजें जो आपने याद रखनी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बताएं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पाइरुवेट बनेंगे? 2 पाइरुवेट, ओके। और इसमें टोटल एटीपी कितने बने? टोटल एटीपी यहाँ पर 4, और एटीपी यूज कितने हुए? टोटल एटीपी यूज तो आप जानते हैं कि 2 एटीपी यूज होते हैं, और जो क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, तो आपका आंसर होगा नेट प्रोडक्शन, और ये वही 2 एटीपी जो हमने इससे पहले भी पढ़े गए एनारोबिक में, यही होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक चीज आपने और याद रखनी है कि बताएं यहाँ टोटल NADH कितने बने? तो यहाँ टोटल NADH है 2। अब इसको याद रखना इसमें से जरूरी है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन स्टोर हो गए और इनसे आगे भी एटीपी बनने, जब हम आखिरी स्टेप पढ़ेंगे केमिकल का वहाँ इन NADH को यूज करेंगे, तो इसलिए आपने याद रखने हैं कि NADH जो है वो कौन कौन से यूज हो रहे हैं और कितने कहाँ बन रहे हैं, ताकि आगे जाके हम इस प्रोसेस को डिटेल में देखें। तो यहाँ तक क्वेश्चन है, तो फिर बताएं फिर इससे आगे हमने अगले जो स्टेप है, सेकंड स्टेप हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट एसिड, इसकी हम बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब दूसरा जो स्टेप है, मैं दूसरा स्टेप ये भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हमें फिर तीसरे स्टेप पे जाना है। तो सेकंड स्टेप जो इसमें है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट, ये छोटा सा स्टेप है, ज्यादा बड़ा नहीं। अब इसमें क्या होना है, इसमें जो पाइरुवेट हमारे पास बने हैं जिसमें कार्बन 3 है एक मॉलिक्यूल के, अब इसकी ऑक्सीडेशन जैसे स्टेप में करते हैं। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में यहाँ क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ 2 NAD जो है वो 2 NADH2 में कन्वर्ट होता है, और साथ ही यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के भी निकल जाएंगे, और साथ ही यहाँ पर एक कोएंजाइम A जो है वो ऐड होगा, और इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A, और एसिटाइल कोएंजाइम A जो है इसके 2 बार, so that's the second step of the cellular। अब ये स्टेप कहाँ हो रहा है, जैसे मैंने आपको लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे होता है। अब कैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, देखिए जब पाइरुवेट बनेगा, ये पाइरुवेट इसने तो बनना है साइटोसोल के अंदर, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, साइटोसोल। अब पाइरुवेट जो है फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, तो इट मींस के पाइरुवेट साइटोसोल में बनेगा, फिर उसके बाद उसने माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से गुजर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, वहाँ एक एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको लेके जाता है, दैट्स कॉल्ड पाइरुवेट ट्रांसलोकेज, और वहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी है। ये याद रखना है कि जब पाइरुवेट बन जाएगा, मैं बता देता हूँ, ये पाइरुवेट बन गया, लेकिन ये बनेगा कहाँ पर, ये बनेगा साइटोसोल में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया आगे ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, यहाँ एंजाइम है जिसको हम कहते हैं पाइरुवेट ट्रांसलोकेज। ये एंजाइम क्या करेगा, ये पाइरुवेट को अंदर ले जाएगा, और पाइरुवेट अंदर आएगा, उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। और इसका अंदर आना कैसे होता है, ये सवाल भी आ सकता है। ये अंदर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करेंगे।
अच्छा जी, तीसरा स्टेप जो सेलुलर रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया, वो सिट्रिक एसिड साइकिल TCA। अब इस पे हम बात करेंगे। अब देखें, सबसे पहले दो मॉलिक्यूल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A के बन चुके हैं, इसके अंदर 2 कार्बन है। अब ये रिएक्ट करेगा एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलोएसीटेट, जिसके अंदर 4 कार्बन, और जैसे यहाँ पर रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो रिएक्शन के रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सिट्रेट, इसमें 6 कार्बन। यहाँ पर वाटर की एडिशन होगी और कोएंजाइम A जो है यहाँ से ये कंपाउंड बनेगा सिट्रेट। अब हम सिट्रेट को देखेंगे तो सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, और इन 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से ही इसको TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रही है या फर्स्ट जो सब्सटेंस बना इस रिएक्शन के रिजल्ट में, उसकी बेस पर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और उसी के बेस पे इसको TCA साइकिल कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही आपको याद होगा, हमने कैल्विन साइकिल पढ़ा था कि पहला जो कंपाउंड बना था उसकी बेस पर हम उसको C3 साइकिल कहा, ठीक है। तो ये इसमें आपको मिले। अब यहाँ से आगे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सिस अपॉन के, और कार्बन इसके अंदर भी 6 ही रहेंगे, और यहाँ से आगे हमारे पास बनेगा आइसोसिट्रेट। अब यहाँ से जो आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट से आगे यहाँ पर इसकी होनी है ऑक्सीडेशन, और साथ इसकी होनी है डीकार्बोक्सिलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात। जब इसकी ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होगी, इसके रिजल्ट में कंपाउंड बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, और इसके अंदर क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जब ऑक्सीडेशन होती है तो आप जानते हैं कि आप NAD को NADH लिखेंगे। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अभी एक की बात करें तो बाद में इसको डबल कर लेंगे, क्योंकि सारी चीजें 2 लिखनी पड़ेगी। तो NADH में कन्वर्ट ऑक्सीडेशन, ये बन गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक निकल गई, इसमें कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन, ठीक है। अब इसके रिजल्ट में जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, यहाँ से आगे जो स्टेप होगा, यहाँ एक कोएंजाइम A ऐड होगा, ये भी स्टेप आपने ऐड कर लेना, ये बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A। कार्बन जो है यहाँ से अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और साथ यहाँ पर भी NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होगा। इट मींस कि यहाँ पर भी वही प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, ये दोनों स्टेप यहाँ पे। ये बन गया सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में फर्दर जाएं तो इसमें से कोएंजाइम A जो है वो रिमूव हो जाएगा, और इसमें वाटर ऐड होगा, और इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा सक्सिनेट। यहाँ पे भी कार्बन 4 हो गई क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, यहाँ पे कार्बन 4। लेकिन इसके रिजल्ट में हमारे पास एक स्टेप होगा यहाँ पे कि GDP जो है वो GDP में कन्वर्ट होगा, और जब GDP वापस GDP में कन्वर्ट होगी तो इसके रिजल्ट में ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्रेब्स साइकिल के दौरान एक ATP मॉलिक्यूल एक साइकिल के दौरान बनेगा, क्योंकि 2 चल रहे हैं सारे, तो जिसकी वजह से 2 ATP यहाँ बने। अब ये जो ATP बन रहे हैं, इसके लिए मैं वर्ड यूज करेंगे आगे जाकर, मैं इसको समराइज करूंगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं, और आगे हमने जाके पढ़ना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तीनों को एट द एंड हम सारी चीजों को समराइज करेंगे। अब ये सक्सिनेट बना, अब सक्सिनेट से आगे बनेगा फ्यूमरेट, और यहाँ पर डीऑक्सीडेशन। लेकिन अब जो एंजाइम है कोएंजाइम वो F पे D यूज होगा, और वो कन्वर्ट होगा FADH2।
अब उसके बाद फ्यूमरेट या वाटर ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट। लेकिन कार्बन इतने ही रहने क्योंकि अब कार्बन ही अब मैलेट जो है दैट कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलिक एसिड और जब ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और यहाँ पर भी ND जो है तो कन्वर्ट होगा NaDH। दिस इज द कैप्सन। अब ये प्रोसेस का हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे ताकि अगर वो सवाल आए तो आप उसमें बता सकें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं टोटल ATP प्रोडक्शन इन ग्रेप्स, अभी तक कितने ATP प्रोड्यूस हुए? 2। और ये दोनों ATP, ये वाले 2 ATP, क्योंकि एक साइकिल में एक बनेगा, साइकिल 2 दफा होना है, तो मैंने आपको बताया कि ये ATP कैसे बनेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इससे पहले जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP पढ़ेंगे वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो टोटल 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 2 और 2, ये याद रखिए, सिर्फ ये पूरे हो गए। इसके बाद जो ATP है वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ठीक है। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूं कि बताएं टोटल NaDH कितने बनेंगे? आप एक साइकिल में 3 बनेंगे, मैं टोटल वर्ड लिख रहा हूं 6 बनेगा क्योंकि 2 दफा साइकिल होना है, 2 एसिडाइल कोई टाइम है, तो इसका मतलब है टोटल NaDH बनेंगे 6। बताएं टोटल FADH कितने? टोटल FADH को बनेंगे 2, एक वो और फिर से साइकिल देंगे। ये इसलिए कैलकुलेशन करवा रहा हूं ताकि आपको जो है वो याद रहे कि कितने NaDH बने हैं। अब देखिए इससे पहले 2 NaDH ग्लाइकोलाइसिस बन चुके हैं, 2 NaDH जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में बन चुके हैं क्योंकि वहां पे भी ऑक्सीडेशन है, और 6 ये बन गए। तो अभी तक कितने NaDH टोटल बन चुके हैं? 10 NaDH बन चुके हैं, और यही 10 NaDH ने आगे प्रोसेस होना है जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, और वहां जाके मजीद ATP प्रोड्यूस करने हैं, और वो जो प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब ये हो, अब कुछ क्वेश्चन देख लेता हूं आगे आपको अगर पेपर में आ जाए। How many times does oxidation take place in Krebs cycle? अगर ये पूछा जाए कि कितनी दफा ऑक्सीडेशन Krebs साइकिल के अंदर हुई है, क्या 2 दफा हुई, 3 दफा हुई, 4 दफा हुई या 6 दफा हुई? एक Krebs साइकिल थोड़ा सा करेक्ट कर 3 के Krebs ऐसे आसान हो जाएगा। ऑक्सीडेशन 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 और इनमें से 4 में से 3 दफा ऑक्सीडेशन के लिए NAD यूज हुआ और 1 दफा ऑक्सीडेशन के लिए FAD। अब ये सवाल में अगर वो कह दे कि NAD ने कितनी दफा करवाई, 3 दफा NAD यहाँ पे NAD से NADH, NAD से NADH और 1 दफा FADH। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं ये कहूं कि ऑक्सीडेशन भी हुई और डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई, और मैं कंप्लीट लिखूं कितनी दफा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी दफा चेंज आ रही है, यहाँ 6 कार्बन थे और एट द एंड इवेंचुअली कितने रह गए? 4। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ये निकली, 7 ऑक्सीडेशन भी हो रही है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड ये निकली, 7 ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 2। और अगर पूछा जाए कि बताएं Krebs साइकिल में, एक ही Krebs साइकिल में सिर्फ ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन को माइनस कर कितनी दफा सिर्फ ऑक्सीडेशन कहां देखिए, यहां भी सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, डीकार्बोक्सिलेशन, यहां भी देखेंगे तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, देखिए कार्बन 4 के 4 ही रहते हैं,
तो इसका मतलब है कि 2 दफा सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है। अब देखिए सवाल अगर आता है, यहाँ लिखा है डज ऑक्सीडेशन, ओनली नहीं लिखा। अगर ऑक्सीडेशन ओनली लिख देंगे तो इसका मतलब है कि फिर वहां देख रहे हैं कि वहां सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, डी कार्बोक्सिलेशन ना हो। ठीक है, तो ये क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, और क्या क्या इसमें प्रोडक्ट है, क्या इसमें आउटपुट है, ये सवाल आ सकते हैं। अब इसका आखिरी पॉइंट में आगे पढ़ना है, इसका नाम है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के आखिरी स्टेप की, विच इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो, इसकी लोकेशन क्या है, इससे पहले भी हमने बात की कि ये क्रिस्टी में होगी या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहां पर एंजाइम्स होते हैं, वहां पर ही इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस होगा। और यहां पर जितनी भी एटीपी प्रोडक्शन होनी है, ये बात याद रखनी है, एटीपी प्रोडक्शन होगी उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या हम वर्ड यूज करते हैं केमियोस्मोसिस। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरह से एटीपी प्रोडक्शन होगी, अब देखिए 3 तरीके हम पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी बने थे लाइट रिएक्शन में बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में भी देखा 2-2 एटीपी बने, और वो प्रोड्यूस हुए थे, क्या नाम बताया था उसका, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने थे। और तीसरी तरह का जो फॉस्फोराइलेशन है ये ऑक्सीडेटिव, एंड दैट इज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यहां केमियोस्मोसिस का प्रोसेस होगा। सबसे पहले तो हम यहां पर अभी देखेंगे कि इनमें क्या होना है। इस जगह पर देखें, इसके अंदर आपके पास प्रोसेसिंग होगी NADH की और FADH2 की, इनकी प्रोसेसिंग होनी। और ये प्रोसेसिंग कैसे होनी है, एक सवाल ये भी आ सकता है कि प्रोसेसिंग का मतलब क्या, किस तरह से प्रोसेसिंग होगी। तो याद रखना है, आपसे सवाल आ सकता है कि इनकी ऑक्सीडेशन होनी, इनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन, देखिए अभी तक तो NADH बन रहे थे, 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस में बने, 2 NADH बने थे ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड में, और 6 NADH कहां बने थे, क्रेब्स साइकिल में बने थे। अब जो इनके पास इलेक्ट्रॉन है जो वो यहां से लेके आए हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर देंगे, तो इसका मतलब इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी NADH NAD में कन्वर्ट होगा, और FADH2 FAD में कन्वर्ट होगा, इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये देंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर के अंदर। अब कैसे और कितने NADH बन चुके हैं, याद रखना है, अभी तक 10 NADH आपने पढ़े हैं मुख्तलिफ जगहों पर सेलुलर रेस्पिरेशन में, और FADH2 कितने हो चुके हैं अभी तक पढ़े आपने, 2। तो इन तमाम ने अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देना है। मैं यहां पर चेन ड्रॉ कर लेता हूं, ये मुझे यहां पर एनर्जी के बारे में बताना है, एनर्जी लेवल, और यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम Q या यूबिक्विनोन कहते हैं इसको। उसके बाद अगला जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो है साइटोक्रोम B। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम C। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम A के पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम A3 के पास, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ऑक्सीजन को मिलेंगे विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां तक पहुंचने। तो अगर पूछा जाए कि फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का कौन है, तो आपका आंसर होगा कि ऑक्सीजन जो होगा वो फाइनल एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन का। या अल्टीमेटली किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। अब आ जाते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोसेस होंगे। लेकिन सबसे पहले एक NADH जो होगा वो NAD में कन्वर्ट होगा। मैं एक की बात करूंगा, 10 के साथ भी वही होगा जो एक के साथ होगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन अपने कोएंजाइम Q को देगा, और जब इलेक्ट्रॉन ये कोएंजाइम Q को देगा तो इसके रिजल्ट में यहां एक ADP जो होगी वो एक ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ATP बन गया। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन आगे पास करते जाएंगे। साथ ही जो हाइड्रोजन यहां से हैं वो निकलते जाएंगे, क्योंकि NADH से NAD बना, हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आगे पास करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर में। जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से C में पास करेंगे तो यहां पर भी आपने मेंशन करना है कि एक ADP जो होगा
वो एक एटीपी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन पास करते जाएंगे अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर में, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल एक्सेप्टर के पास, विच इज ऑक्सीजन। जब यहां से इलेक्ट्रॉन आगे पास करेंगे तो यहां पर भी एक एडीपी जो है वो एक एटीपी में कन्वर्ट होगा। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास पहुंचेंगे, यहां इसके साथ प्रोटॉन जो है वो रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, और इसके रिजल्ट में फाइनली वहां पर डिवेल्प हो जाना है वाटर, वाटर बन जाए। तो अब यहां देखें इलेक्ट्रॉन पास करके, अभी हमने एक NaDH की बात की, तो याद रखना है कि एक NaDH जब प्रोसेस होगा तो बताएं कितने ATPs बनाएंगे। तो आपने याद रखना है कि एक NaDH जो होता है वो कितने ATP बनाता है, 3 ATP बनाता है। एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हमने 10 का पूरा हिसाब करना है, एक एंड पे पूरा स्केच बनाऊंगा जिसके अंदर आपको तमाम चीजें समराइज भी हो जाएंगी और साथ आपको इसका पता भी चल जाएगा। उसके बाद आ जाए FADH2 पे। देखिए FADH2 जो होता है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ही ट्रांसफर करता है, क्योंकि साफ जरा एक ही चेन है, उसी के अंदर हमने सब कुछ दिखाना है। जैसे FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो यहां पर ATP नहीं बनेगी, लेकिन उसके बाद ये भी ATP बनेगा और ये भी ATP बनेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से पास करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएंगे। हम साफ जरा हम हर एक के लिए अलग-अलग चेन नहीं ना बनाएंगे, हमने एक चेन बना दी है, उसमें NaDH का भी दिखा दिया, FADH2 का भी दिखा दिया, लेकिन FADH2 जब एक अपने प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन है उसको देता है चेन के अंदर, तो उसके रिजल्ट में 2 ATP बनते हैं, 2 ATP। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कितने ATP NaDH बनाएगा और कितने ATP FADH2 बनाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। यार ये दरवाजा खोलना जरा। अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट जो इसकी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन किस तरह से होती है। खोल दो इसको, खोल दो, बाहर को खोलना है। हाँ खोल, इसको भी खोल दो जरा पूरी अच्छी तरह, लाइट कम हो जाती है, इसको भी खोल दो बस, ठीक। इसके बाद हम मुकम्मल जो ATP की कैलकुलेशन है वो मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से आ सकता है। इन तमाम चीजों को अपने ध्यान में रखना है। एक NaDH का मैंने बता दिया, तमाम NaDH इस तरह से प्रोसेस होंगे। अब हम आ जाते हैं ATP कैलकुलेशन पे, और कुछ क्वेश्चन जो यहां पर पेपर में आ सकते हैं। ATP कैलकुलेशन के लिए मैं एक सेल बना लेता हूं यहां पर, एक सेल है और इस सेल में ये हम ले लेते हैं कि दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, और इसमें मैं बनाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ज्यादा हमारा कंसर्न माइटोकॉन्ड्रिया का ही है। Here is a mitochondria and we know that the mitochondria is double membranous, और उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं, एंड सच इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, उनको हम क्रिस्टी कहते हैं, लाइक दिस। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें 2 मेम्ब्रेन है, एक इसमें आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, एक इसमें जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर है, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो इनफोल्डिंग नजर आ रही है इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाली, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी, और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान आपको स्पेस भी नजर आ रही है, ये वाली, ये स्पेस है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, दिस इज द आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट। ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, दिस इज कॉल्ड द इनर कंपार्टमेंट। उसको आउटर कंपार्टमेंट कह रहे हैं स्पेस को, इसको इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। इस दोनों की इंपॉर्टेंस है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इंपॉर्टेंस, ठीक है, हम इस पे बात करें। अब मैं जो हमने पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा, एक तो उसको मैं समराइज कर दूंगा यहां पे, और समराइज करने के साथ साथ आपको जो है वो ATP की कैलकुलेशन का भी पता चल जाएगा कि ATP किस तरह से कैलकुलेशन इसमें होगी। अब यहां साइटोसोल है, यह साइटोप्लाज्म, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर है ना, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। अब आप जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू साइटोसोल से हुआ था,
कैसे साइटोसोल से हुआ था? सबसे पहले एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ था टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, याद है ना? द फर्स्ट स्टेप इज द ग्लाइकोलाइसिस। और इसके रिजल्ट में क्या बना था? इसके रिजल्ट में डायरेक्ट हमारे पास दो नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होगी, एंड दैट एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये डायरेक्ट एटीपी से बन गया। दूसरा आप जानते हैं कि यहां पर दो NADH भी बने थे, ये हमें यहां से मिला। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये पायरुवेट जो थे ये एंटर हुए इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। किस फिनोमेना से गए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। यहां पर एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं पायरुवेट ट्रांसलोकेस, और वो पायरुवेट ट्रांसलोकेस जो है वो पायरुवेट को एटीपी यूज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर भेज देंगे। अब जैसे पायरुवेट अंदर जाएगा तो पायरुवेट अंदर जाते ही बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, एंड दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट हो गई। अब इसके रिजल्ट में कोई एटीपी डायरेक्ट नहीं बना, सबस्ट्रेट लेवल से कोई एटीपी यहां नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा? इसमें दो NADH बनेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, दो NADH यहां पे बने। अब उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम A जाएगा क्रेब्स साइकिल में, दिस इज द क्रेब्स साइकिल। और जब वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, दैट्स द थर्ड पॉइंट। और इसके रिजल्ट में क्या होगा? इसके रिजल्ट में आपने याद रखना है कि डायरेक्ट दो एटीपी तो इसमें सबस्ट्रेट लेवल से बन जाएंगे, ये दो एटीपी बन रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। दूसरा आपने याद रखना है कि यहां पर 6 जो है वो NADH बने, बात कर चुके हैं हम इंडिपेंडेंट, जो अलग-अलग जो पढ़ा है उसके अंदर मैंने लिखवाया भी था। और दो जो है यहां पर बने FADH2, यही कुछ हुआ ना अभी इससे पहले तक। और लोकेशन भी देख लें, ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, और अगले दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रहे हैं। और आखिरी प्रोसेस जो ये मैं पढ़ रहा हूं, ये हमने पढ़ा, ये होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी इस जगह यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। जहां जहां ये मैंने शो किया है, हर जगह कहीं पर भी हो सकती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसने होना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे काम करेगी। इसने केमिओस्मोसिस से एटीपी जनरेट करने। कैसे एटीपी जनरेट करने? कि जहां जहां NADH बने हैं वो NADH अपने इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर जाके देंगे तो एटीपी बनना शुरू हो जाएंगे। अब कैसे? देखें, जब ये 6 NADH अपने इलेक्ट्रॉन इस चेन के अंदर देगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं दो नहीं लिखूंगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन इस चेन के अंदर देगा। तो मैंने बताया था कि हर NADH कितनी एटीपी बनाएगा? 3 एटीपी बनाएगा। तो बताइए, अगर 6 NADH वहां इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो उसके रिजल्ट में कितने एटीपी बनेंगे? कितने बनेंगे? 18 एटीपी बने। 18 यहां बन गए। 2 NADH ये पड़े हुए हैं, ये 2 NADH भी अपने इलेक्ट्रॉन को इस चेन के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जब अपने इलेक्ट्रॉन को इस चेन के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो 2 से कितने एटीपी बन जाएंगे? 6 एटीपी बन जाएंगे। एक 3 बना रहा है, 2 6 बनाएंगे। इसके बाद ये FADH2, ये FADH2 भी अपने इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर जब देगा तो एक FADH2 कितने एटीपी बनाता है? 2। तो 2 FADH2 कितने एटीपी बना देंगे? 4 एटीपी बना देंगे। अब ये एटीपी कैसे बन रहे हैं? ये एटीपी बन रहे हैं केमिओस्मोसिस से। और हम फोटोसिंथेसिस में केमिओस्मोसिस पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि प्रोटॉन की पंपिंग होती है। वहां पर जो प्रोटीन की पंपिंग हो रही थी वो स्ट्रोमा से पहले ल्यूमन में जा रहे थे और फिर ल्यूमन से स्ट्रोमा में आ रहे थे। तो जब ल्यूमन से स्ट्रोमा में आ रहे थे तो एटीपी बन रहा था। यहां पर भी एग्जैक्ट वही फिनोमेना, सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन का फर्क है। और मेम्ब्रेन का क्या फर्क है? कि होता ही है कि जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पहले जो प्रोटॉन होते हैं वो मैट्रिक्स से स्पेस में जाएंगे, लेकिन स्पेस कौन सी है? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। और फिर यहां से प्रोटॉन क्या होंगे? वापस आएंगे। और जब प्रोटॉन वापस आएंगे तो ये जितने भी एटीपी बन रहे हैं ये इस फिनोमिना से एटीपी बन रहे हैं। तो कब एटीपी बनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में? जब प्रोटॉन जो मैट्रिक्स से स्पेस में जाएंगे या स्पेस से वापस मैट्रिक्स में आएंगे? स्पेस से वापस मैट्रिक्स में, तो एटीपी बनेगी। और कितने कितने? एक NADH 3 एटीपी बनाएगा। ओके,
अब यहां पर जितने भी मैंने एटीपी को बॉक्स किया है ये आपने याद रखने हैं। अब इसके बाद ये जो दो NADH हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर हैं, अब ये भी अगर NADH जो है एटीपी प्रोड्यूस करना चाहें तो क्या ये यहां पड़े पड़े एटीपी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इनको अपने इलेक्ट्रॉन को उसी चेन में देना पड़ेगा जहां बाकी NADH दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये वाले NADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं है बल्कि ये बाहर है और इनको इसके अंदर जाने के लिए खुद एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये भी चाहते हैं कि ये NADH एटीपी प्रोड्यूस करें, तो ये पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे। जब अंदर जाएंगे तो इन्होंने पहले ही 2 एटीपी खर्च करने पड़ेंगे इनको अंदर जाने के लिए। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इस चेन के अंदर देंगे, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इस चेन में देंगे तो ये 6 एटीपी बना देंगे। लेकिन क्योंकि 2 एटीपी इन्होंने पहले ही खर्च कर लिए थे, जिस वजह से यहां से जो एटीपी बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अब मैंने जितने भी एटीपी को बॉक्स लगाया है, इसको बॉक्स लगाया, इसको बॉक्स लगाया, इसको भी बॉक्स किया और इसको भी बॉक्स किया। तो जितने भी एटीपी मैंने बॉक्स में किए हैं वो किस फिनोमिना से बने हैं? वो बने हैं केमियोस्मोसिस या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो कितने? क्वेश्चन अब गिनने आप उनको 32। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि बताएं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल केमियोस्मोसिस के जरिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी प्रोड्यूस करेगा, तो आपका आंसर होगा 32 एटीपी। अब 32 तो ये हो गए। क्या इसके अलावा बाकी कोई एटीपी बचे हैं? यस, SLP वाले 2 ये जो बने हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये ब्लैक कलर में शो किए हुए हैं, और 2 ये जो बने हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो बताएं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने एटीपी बनते हैं टोटल? 4। सही है। अब दोनों को जमा कर लो, 36 एटीपी। अब ये 36 एटीपी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनते हैं और किन के अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर। तो सवाल ये आएगा कि जब यूकैरियोट्स में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो वो कितने एटीपी जनरेट करेगा? 36। उसमें से 32 बनाएगा केमियोस्मोसिस से बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और 4 बनाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जो 4 सबस्ट्रेट में बने वो आपको पता है 2 क्रेब्स साइकिल में बने और 2 ग्लाइकोलाइसिस में बने। ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स का। यूकैरियोट्स का अगर मैं आपसे पूछूं यही सवाल कि बताएं प्रोकैरियोट्स जो हैं वो कितने एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, तो आपका आंसर होगा 38 एटीपी। 2 ज्यादा प्रोकैरियोट्स। क्यों ज्यादा 2? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। गुड, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जिस वजह से ये वाले जो 2 एटीपी खर्च हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से यूकैरियोट्स के अंदर, ये प्रोकैरियोट्स में खर्च नहीं होंगे, जिसकी वजह से प्रोकैरियोट्स में 2 एटीपी ज्यादा बनते हैं। अब 2 एटीपी कौन से ज्यादा बने इनमें से? तो बताएं प्रोकैरियोट्स में केमियोस्मोसिस से कितने बनते हैं, सबस्ट्रेट लेवल से कितने बनते हैं? तो कहां 2 बढ़े? यहां 2 बढ़े। इसका मतलब है कि इसमें जो 38 है उसकी कुछ कैलकुलेशन ऐसा होगी कि 34 प्लस 4, 34 बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड 4 बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब यहां पर तुम्हें पता चल गया कि केमियोस्मोसिस में जो प्रोटॉन होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करते हैं, तो केमियोस्मोसिस होती है। एंड व्हाट अबाउट द प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स में तो बैक्टीरिया है, इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो इनमें वो जो प्रोटॉन की पंपिंग है वो कहां होती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। गुड, मैं यहां पे एक सेल बना लेता हूं। आपने पढ़ा हुआ है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इन्वेजिनेशन है एंड दैट इन्वेजिनेशन इज कॉल्ड मीसोसोम। यहां पर साइटोप्लाज्म है इसका और ये वाली स्पेस है। अब इसके अंदर ये होता है कि जो प्रोटॉन है वो पहले यहां से इस स्पेस के अंदर जाते हैं, एटीपी नहीं बनता। अब ये प्रोटॉन वापस जब साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं तो इसके रिजल्ट में जो एडीपी और पीआई होते हैं
वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट मींस कि यहां पर भी प्रोटॉन की मूवमेंट होती है, बट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोट में अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, एंड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। समझ आएगी ना तीनों तरह की फॉस्फोराइलेशन। तो ये यहां पर एटीपी की कैलकुलेशन होती है। अब मैं यहां आपको फाइनली एट द एंड कुछ एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा, और उससे पहले एक सवाल और सुन लें कि कैसे आता है। कि देखिए कोई एंजाइम क्यू से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम में आते हैं, तो अगर पूछा जाए कि साइटोक्रोम इज ऑक्सीडाइज्ड बाय या साइटोक्रोम इज रिड्यूस्ड बाय, ये दो तरह सवाल आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं तो कोएंजाइम की ऑक्सीडेशन हुई है और साइटोक्रोम की रिडक्शन हुई है। तो इस कोएंजाइम की ऑक्सीडेशन किसने की है? क्या एनएडीएच ने या फिर डीएच ने इसकी ऑक्सीडेशन की, या साइटोक्रोम बी ने इसकी ऑक्सीडेशन की? साइटोक्रोम बी ने की ना इसकी ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो साइटोक्रोम बी की रिडक्शन हुई। तो अगर साइटोक्रोम बी की रिडक्शन हुई तो कौन करेगा साइटोक्रोम बी की रिडक्शन? कोएंजाइम क्यू करेगा या साइटोक्रोम सी करेगा? क्यू करेगा। यानी ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जब नीचे देगा तो नीचे वाले की रिडक्शन करेगा, और नीचे वाला ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन करेगा, बिकॉज देयर इज अ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड ये चलते हैं। तो ये भी यहां याद रखना है एंड तक। तो फाइनली ऑक्सीजन की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है? रिडक्शन होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए या इसमें प्रोटॉन ऐड हुए, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन रिड्यूस होके वाटर बनाएगा। ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, ये पूछे जा सकते हैं। अब मैं यहां कुछ एंजाइम के बारे में आपसे बात करूंगा, और एक फिनोमिना है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फीडबैक प्रोसेस। तो यहां पर भी फीडबैक प्रोसेस होता है। दो तीन सवाल हैं यहां पे मैं लिख देता हूं, उसी तरह के एग्जाम पेपर में आ सकते हैं। देखिए समटाइम ये होता है कि सिस्टम एटीपी ज्यादा हो जाते हैं, और हर जगह एटीपी बन रहे हैं, और एटीपी एक लिमिट से ज्यादा अगर हो जाए तो इस चीज की जरूरत होती है कि प्रोसेस को स्लो किया जाए, उसको रोका जाए। तो पहला सवाल ये आ सकता है, इफ एटीपी इंक्रीजेज इन सिस्टम, अगर सिस्टम में एटीपी इंक्रीज हो जाए तो उसके रिजल्ट में फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम इज इनहिबिटेड। क्योंकि आप जानते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा अभी, कि ये एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को आगे फर्दर ब्रेक करने के लिए यूज होता है। दूसरा पॉइंट, इफ सिट्रेट डिक्रीज इन सिस्टम। अब साउदर सिट्रेट जो है इट्स द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। जब पीछे से कम जो है वो सबस्ट्रेट जाएंगे, क्योंकि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज यहां एंजाइम था, अब उसने काम करना छोड़ दिया, तो अब इसका मतलब है कि सिस्टम में कम चीजें आगे जाएंगी, जिसकी वजह से सिट्रेट कम बनेंगे। जब सिट्रेट की डेफिशिएंसी होगी तो इसके रिजल्ट में फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो होगा दैट इज स्टिमुलेटेड या एक्टिवेटेड, इसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया जाए। ठीक है, ये इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है कि सम टाइम ये होता है कि सिस्टम के अंदर NADH इंक्रीज हो जाते हैं। अगर सिस्टम के अंदर NADH इंक्रीज हो जाए तो उसके रिजल्ट में एक एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज इज इनहिबिटेड। तो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करेगा और उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो वो उसको रोक दिया जाएगा। तो ये तीन तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हमने 4 प्रोसेस जो वो पढ़े हैं। उन चारों प्रोसेस को मैंने एंड पे आपको समराइज भी कर दिया है। हर एक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने NADH बन रहे हैं, फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसमें से जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम इसके MCQ की प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन इसको बुक रीडिंग जो है सबसे पहले वो आपने जो है वो लाजमी कर लेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।